Hello everyone. Today's topic is the French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789। ठीक है, इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने इंडिया का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल देखा था। इंडिया का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कैसा था? इंडिया का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में हम लोगों ने देखा था कि हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, क्योंकि उन्हें अपना गवर्नमेंट चाहिए था। ब्रिटिश के गवर्नमेंट से उनका भलाई नहीं हो रही थी, सिर्फ ब्रिटिश इंपीरियल एजेंडाज जो थे वही बस कंप्लीट हो रही थी, जिसके कारण से उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की मांग की थी। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि फ्रांस में कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश हो रहा है। राजा का जो पावर है इसको कम करके मॉडर्न आइडियाज जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ऐसे आइडियाज को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इम्पोज किया जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के रीजंस पहले हम लोग देखेंगे। इसमें से 3 रीजन थे। पहला था सोशल, इकोनॉमिकल और रोल ऑफ फिलर। इसको मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, सोशल, इकोनॉमिकल और रोल ऑफ फिलर। ऐसे तो कहा जाता है कि बहुत सारे कारणों से, बहुत सारे छोटी छोटी घटनाओं को एक साथ अगर हम लोग मिलाकर देखें तो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का इतिहास पता चलता है। ठीक है, इन कारणों को मैंने 3 सेक्शन में यहाँ पे डिवाइड किया है। पहला है सोशल रीजन। तो फ्रांस का सोसाइटी जो था ये थोड़ा सा पुराना ऑर्डर, जिसको हम ओल्ड रेजिम बोलते हैं, उसके बेसिस पे था। कैसा था? इसमें से फ्रांस का सोसाइटी को 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला था फर्स्ट स्टेट जिसमें थे क्लर्जी। ठीक है, दूसरा था सेकेंड स्टेट जिसमें थे नोबिलिटी, और तीसरा था थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट पे कौन थे? क्लर्जीज जो थे चर्च के मेंबर्स थे। इनके पास बहुत सारे जमीन थे और ये लोग बहुत सारे प्रिविलेजेस को यूज करते थे, जिसमें से एक्स्ट्रा टैक्स लेते थे। इन लोगों के पास टैक्स इंपोज करने का पावर था, जिसको कहते हैं टाइप। ये मिलता था इनको क्लर्जीज को। दूसरे में थे नोबिलिटीज। नोबिलिटीज कौन थे? इन लोगों के पास बड़े बड़े जमीन थे और इन लोगों के पास पॉलिटिकल पावर भी था। ठीक है, अब जो नोबिलिटीज को, जिसको हम लोग मैनर के लॉर्ड बोल सकते हैं, ये फ्यूडल सिस्टम, फ्रांस फ्यूडल सिस्टम के बेसिस पे था। ये फ्यूडल सिस्टम क्या है मैं बाद में अगर जरूरत पड़े तो एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए आप फ्यूडल सिस्टम के बारे में इतना समझ लीजिए कि फ्यूडल सिस्टम में मैनर का लॉर्ड होता है, जिनके पास जमीन होता है और उनके अंदर बहुत सारे फार्मर्स काम करते हैं। जो फसल, जो उन लोगों, जो फार्मर जो फसल उनको मिलता है, वो फसल से कुछ हिस्सा अपने लिए रख के ज्यादा से ज्यादा हिस्सा वो मैनर को, मतलब फ्यूडल लॉर्ड को दे देते हैं। ठीक है, ऐसा सिस्टम है फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, तो नोबिलिटीज के पास जमीन थी। अराउंड 60% जमीन जो था इन दोनों स्टेट के पास था। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा सा कुछ जमीन यहाँ पे जो थर्ड स्टेट के मेंबर में जो बड़े बड़े जो पीजेंट्स थे उनके पास थोड़ा सा जमीन था। ठीक है, तो इन दोनों को कोई भी टैक्सेस देना नहीं पड़ता था। जितना भी टैक्स का बर्डन था वो किन पे था? वो थर्ड स्टेट के मेंबर पे था। अब थर्ड स्टेट के मेंबर कौन थे? थर्ड स्टेट के मेंबर में थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, डॉक्टर्स, सब। ठीक है, ये जो है एडुकेटेड मिडिल क्लास जिसको हम करते हैं, फ्रांस में इनको बोला जाता था बुर्जुआस। ठीक है, ये एडुकेटेड मिडिल क्लास थे। इनके बाद कौन था? अगर थर्ड स्टेट को भी हम फर्दर 3 स्टेट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहले में था बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स। दूसरे में था पीजेंट्स, जिनके पास जो बड़े बड़े पीजेंट्स थे, एंड आर्टिशियंस, जो बड़े बड़े पीजेंट्स थे, दुकानदार थे। ठीक है, शॉप ओनर्स वो थे। और इसके बाद था स्मॉल पीजेंट, जिसको कहते हैं साकुलेट, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट, इटीसी। इन सबको टैक्सेस देना पड़ता था। टैक्सेस लाइक टेली, टाइस और भी बहुत सारे टैक्सेस थे जो हमारे रोज आम मर्दा की जिंदगी, रोज की जिंदगी में जो हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जैसे कि नमक हुआ या टोबैको या अल्कोहल, इन सब के बेस ऊपर भी इनडायरेक्ट टैक्सेस था। इसके अलावा भी ये जो स्मॉल बिजनेस और लैंडलेस लेबर थे, ये लोग क्या करते थे? सेकेंड स्टेट के मेंबर्स के साथ इनके घर में काम करते थे फ्री में। ठीक है, कभी कभी इनको बिना किसी मजदूरी के काम करना पड़ता था, एज ए सर्वेंट। इनके घर में सर्वेंट के तौर पे ये लोग काम करते थे। ठीक है,
तो इस हिसाब से थर्ड स्टेट के ऊपर बर्डन था पूरा टैक्सेस का। समझ में आया आपको? सोशल रीजन, ठीक है, ये था फ्रांस का सोसाइटी। अब हम आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिकल रीजन। तो 1774 में क्या हुआ, लुई 16 जब फ्रांस के थ्रोन में आए तो उन्होंने देखा उनका जो ट्रेजरी है ये पूरा का पूरा खाली है, क्योंकि उनके पहले जो राजा फ्रांस में थे, उनके जो पूर्वज थे, उनके एक्सपेंस के दौरान, ठीक है, उन्होंने जो एक्सपेंस किया था बहुत ज़्यादा एक्सपेंस किया था, जिसके कारण लुई 16 के पास पैसा नहीं रहा, जो ट्रेजरी है वो बिल्कुल खाली हो गया। उसके ऊपर से हम लोगों को पता है 1776 में अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें अमेरिका के 13 कॉलोनीज वो इंग्लैंड के अगेंस्ट में अपना फ्रीडम गेन किए थे, ठीक है। अमेरिकन रेवोल्यूशन ने जो 13 कॉलोनीज था उसको हेल्प किया था लुई 16 ने, क्योंकि इंग्लैंड के साथ फ्रांस का एक दुश्मनी पहले से ही था। जब इंटरनेशनल रिलेशन आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा फ्रांस के साथ कैसे अमेरिका का फ्रांस के साथ कैसे इंग्लैंड का दुश्मनी हो रही है, कभी आपस में मेल हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो 13 कॉलोनीज को हेल्प करने के वजह से क्या हुआ, ये जो स्टेट को लोन लेना पड़ा, ये जो लोन का अमाउंट था ये पहले से ही बहुत भारी था, अराउंड 2 मिलियन, ठीक है, अराउंड 2 मिलियन जो लोन था ये और भी बढ़ गया। और जो लोन जो दिए थे जिन्होंने, सब प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनी के लोग लोन दिए थे, उन्होंने 10% करके इंस्टॉलमेंट चार्जेस लोन के ऊपर बैठा दिया। अब फ्रांस का जो इकोनॉमी जिनके हाथों में था, फ्रांस का जो इकोनॉमिस्ट थे, वो भी ये बर्डन को कैसे सॉल्व किया जाए इसके बारे में उनके पास भी कोई आइडिया नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण लुई 16 ने क्या किया, न्यू टैक्सेस इंपोज करने की बात की। अब जो न्यू टैक्सेस इंपोज करना होता है उसके लिए लुई 16 के हाथ में अकेला पावर नहीं था न्यू टैक्सेस इंपोज करने का। न्यू टैक्सेस इंपोज करने के लिए फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को एक साथ बुला के एक असेंबली हॉल में डिस्कस करके उसके बाद ही न्यू टैक्सेस इंपोज वो कर सकते हैं। हालांकि ये जो सेशन है, ये सेशन लुई 16 उनको जब मर्जी हो वो तभी ये सेशन को बुला सकते हैं, ऐसे सेशन नहीं बुला सकते हैं, उनको जब मर्जी होगा वो तब बुलाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि उन्होंने न्यू टैक्सेस के बारे में इंपोज करने के बारे में बताया, वैसे ही इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उस सेशन में डिमांड किया कि ये जो न्यू टैक्सेस होंगे ये आप इंपोज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इसको पहले जो सिस्टम था उस सिस्टम में क्या था कि तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव एक साथ बैठ के डिस्कस करेंगे और हर स्टेट के पास एक वोट होगा। लेकिन थर्ड स्टेट के मेंबर ने डिस्कस किया क्या कि उन्होंने बोला कि नहीं, हर स्टेट में एक वोट नहीं, हम हर रिप्रेजेंटेटिव का इंडिविजुअल वोटिंग डिमांड करते हैं। ये आइडिया कहाँ से आया, ये आइडिया पॉलिटिकल फिलोसोफर्स के पास से हमें इनको मिलता है। इन फिलोसोफर्स में कौन थे, इन फिलोसोफर्स में बहुत सारे फिलोसोफर थे, मॉन्टेस्क्यू, लॉक, रूसो। इन लोगों के आइडियाज भी अगर बाद में हम डिस्कस करेंगे तो इनके बारे में पता चलेगा। लेकिन इन लोगों ने क्या डिमांड किया, इन लोगों ने पहली बात तो ये है कि मॉन्टेस्क्यू ने क्या डिमांड किया था, मॉन्टेस्क्यू ने डिमांड किया था कि किसी एक के हाथ में पावर वेस्टेड नहीं होगा। उसके बजाय उन्होंने ब्रिटेन में जैसा था, ब्रिटेन के तरीके से उन्होंने पावर का डिवीजन को डिमांड किया था, जिसमें लेजिस्लेचर और जुडिशियरी इनके ऊपर सारे पावर वेस्टेड रहेंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने डिमांड किया। और रूसो का क्या मानना था, रूसो का मानना था राजा के पास सारे पावर्स नहीं रहेंगे। तो जैसे ही उन्होंने ये डिमांड किया तो लुई 16 ने क्या किया, लुई 16 ने उनका जो ये डिमांड है इसको मानने से इनकार कर दिया। जैसे ही इन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया, ये थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन्होंने वो असेंबली हॉल से निकल गए और 20 जून को उन्होंने एक पास के एक टेनिस कोर्ट में
वो असेंबल होके शपथ लिया कि जब तक फ्रांस में नए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिया जाता तब तक कि वो लोग उस हॉल से नहीं निकलते, जब तक वो मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं करते तब तक वो वहां से नहीं निकलेंगे। तो ये था रोल ऑफ फिलोसोफर्स का, उनका जो ये आइडियाज था, उनका जो ये मेंटालिटी था, इनको चेंज करने के लिए फिलोसोफर्स ने बहुत ही बड़ा एक योगदान था। ठीक है, ये जो बिग बिजनेसमैन थे इनके पास था तब पैसा, इन्होंने मर्चेंट, आप देख रहे हैं इनमें मर्चेंट है, बिजनेसमैन है, इन्होंने जब बिजनेस उनका जब बिजनेस बढ़ता गया जितना, ठीक है, वो उतना ही पैसे का वो मालिक बनते गए। और पैसे के साथ साथ क्या करते हैं लोग, जब भी उनके पास पैसा आता है तो खुद को पहले एडुकेट करते हैं। तो ये जो बिजनेसमैन थे, मर्चेंट थे, इनको ट्रेड के दौरान इनके पास बहुत सारे पैसे आ गए थे, लेकिन फिर भी इनको टैक्स का बर्डन तो झेलना पड़ रहा था। और क्योंकि ये लोग एडुकेटेड थे, पैसा आने के साथ साथ खुद को ये लोग एडुकेट करना शुरू कर दिए, तो ये जो फिलोसोफर्स का आइडियाज था, जो लिबरल कॉन्सेप्ट था, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट था, जो रूसो, मोंटेस्क्यू, ये सब फिलोसोफर्स ने जो बताया था, इन सब को लेके ये लोग डिस्कस करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो इनका दावा था कि जब तक ना कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तब तक ये लोग क्या करेंगे, नेशनल असेंबली से नहीं निकलेंगे। फाइनली क्या हुआ, ये सिचुएशन में थर्ड स्टेट के लोग जो रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, और दूसरी तरफ पेरिस में क्या हो रहा था, दूसरी तरफ पेरिस में फूड प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया था। क्यों इंक्रीज हो गया था, इसके कारण ये है, फ्रांस का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही बढ़ गया था। जैसे पॉपुलेशन बढ़ गया उस हिसाब से उस पॉपुलेशन को खिलाने के लिए इनफ फूड ग्रेन नहीं था, क्योंकि हार्वेस्ट जो था बहुत ही बुरा हुआ था, उतना अच्छा प्रोडक्शन क्रॉप का नहीं हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण फ्रांस का जो आम जनता है, आम जनता ने क्या किया, सड़क पे उतरा है, सड़क पे उतरा के हंगामा मचाना शुरू कर दिया खाने के लिए। उसी समय क्या हुआ, 14 जुलाई के दिन 1789 राजा ने क्या किया, राजा ने वर्साई में अपना जो ट्रूप है उनको इन्होंने वर्साई में भेज दिया। भेज देने के कारण एक रूमर फैल गया कि राजा का सेना आ रहा है हम लोगों को मारने के लिए। उन्होंने, राजा ने ऑर्डर दिया है, क्या ऑर्डर दिया कि आम जनता में ओपन फायर किया जाए। ये रूमर जैसे ही फैल गया तो क्या किया, फ्रांस का जो आम जनता है उन्होंने बास्तिल का जो पैलेस है, बास्तिल का जो फोर्ट है, इसको उन्होंने तोड़ दिया। बास्तिल का जो पैलेस है, इसको कहा जाता था ये राजतंत्र का एक निशानी है। ठीक है, हालांकि वहां पे राजबंदी को रखा जाता है ऐसा माना जाता था, लेकिन जब तोड़ा गया तब देखा गया सिर्फ 7 लोग ही वहां पे बंदी है। ऐसा माना जाता था कि जो राजा का विरोध करता है उसको बास्तिल के फोर्ट में भेज दिया जाता है। और इसी के साथ साथ राजा ने इस सिचुएशन से देख के राजा डर गए। राजा डरने के बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो मेंबर्स थे, थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे, इनके साथ नेगोशिएशन करने के लिए राजी हो गए। और फाइनली उन्होंने एक 1789 को एक ड्राफ्ट साइन किया, जिसके दौरान 1791 को एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अब राजा के पास अकेला पावर नहीं था, वो पावर 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया था, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, राजा ने ये मान लिया कि अब से वो अकेला सब पावर नहीं रखेगा। ठीक है,